बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस खुसूसी नशरियात में आपको खुश आमदेद कहते हैं। दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान के चुनाव के लिए मशक जारी है। अमेरिका में ये मशक हर 4 साल बाद होती है और 60वीं मरतबा 60th टाइम ये मशक हो रही है। अमेरिका अपने 60वें सदर के इंतखाब के लिए इस वक्त पोलिंग के अमल से गुजर रहा है। अगरचे चूँकि अमेरिका में इंतखाबात का सारा प्रोसेस तरीक़ाकार मुख्तलिफ भी है, पेचीदा भी है, तो इसी जो मुख्तलिफ और पेचीदा प्रोसेस की वजह से 8.25 करोड़ वोटर्स हैं, तकरीबन 8 करोड़ 20 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं, जो कि आज के दिन जब पहला वोट पड़ा है तो उससे पहले अपने वोट कास्ट कर चुके थे, क्योंकि 3 मुख्तलिफ इक़साम की वहाँ पर वोटिंग होती हैं, जिसमें बज़रिया डाक वोटिंग होती है, अर्ली वोटिंग होती है और फिर एक वो प्रोसेस होता है वोटिंग का, जो कि अभी इस वक्त जारी है। 2 शख्सियात के दरमियान ज़ाहिर है कि मुकाबला है। ये अमेरिका की तारीख का एक मुनफरिद इलेक्शन यूँ भी है कि अमेरिका का एक साबिक सदर बमुकाबला अमेरिका की नायब सदर, अगर यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और बमुकाबला कैमला हैरिस का इस वक्त मुकाबला है। और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट ज़ाहिर है ये 2 पार्टीज़ अमेरिका की लीडिंग पार्टीज़ हैं। इन्हीं 2 पार्टी के दरमियान सारे का सारा मुकाबला होता है। डोनाल्ड ट्रंप यानी कि रिपब्लिकन पार्टी, कैमला हैरिस यानी कि डेमोक्रेट पार्टी। और दुनिया के अगेन कई ममालिक के बरक्स के जहाँ पर जो सदारती जहाँ निज़ाम होता है, जिस तरह अमेरिका में है, तो वहाँ अक्सर ममालिक में ये होता है कि डायरेक्ट वोट से या पॉपुलर वोट से बंदा मुंतखब होता है। कि मिसाल के तौर पे मिस्टर ए और मिस्टर बी इलेक्शन लड़ रहे हैं, दोनों सदारती उम्मीदवार हैं, जिसको ज़्यादा वोट पड़ गया वो सदर बन जाता है। अमेरिका में मामला ज़रा मुख्तलिफ है। अमेरिका की जो मुख्तलिफ रियासतें हैं, उन तमाम रियासतों के अपनी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उनको एक सीट्स दी गई हैं। अगर मैं सीट्स कह लूँ इसको ज़रा ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए, वो उसको इलेक्टोरल वोट्स कहते हैं या इलेक्टर्स कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर ये एक खाका है अमेरिका की रियासत का, अगर तो इसमें जो आपको मुख्तलिफ ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों की नुमाइंदगी करते हैं और हर रियासत की अपनी आबादी के हिसाब से नंबर है। मिसाल के तौर पर होता है रियासत नंबर 1 जो है उसके 10 वोट हों, रियासत नंबर B जो है उसके 54 वोट्स हों, रियासत नंबर C छोटी हो तो उसके सिर्फ 3 वोट्स हों। तो एक रियासत में जो भी शख्सियत 50 यानी अक्सरियत वोट ले लेती है, मिसाल के तौर पर कोई रियासत है जिसके 20 वोट हैं, तो वहाँ पर जिसने भी 11 वोट ले लिए वो पूरी की पूरी रियासत उसकी हो गई। ये कुल मिलाकर जो नंबर बनता है उसका जो 51% होगा, वो अगर हम दिखा भी सकेंगे टोटल नंबर कितना बनता है और जीतने वाले उम्मीदवार को उसमें से कितना लेना होता है इलेक्शन जीतने के लिए, तो ज़रा व्यूअर्स के लिए और आसान हो जाएगा। सो इस बुनियाद पर इलेक्टोरल वोट्स जिसके ज़्यादा हों वो अमेरिका का अगला सदर बन जाता है। अब देखते हैं कि कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में से किसके हिस्से में ये ज़्यादा आता है। नॉट टू फॉरगेट कि अमेरिका की तारीख में 4 मरतबा ऐसा भी हुआ, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 मरतबा ऐसा हुआ कि जिस शख्सियत ने ज़्यादा वोट लिए वो अमेरिका का सदर नहीं बन सका। और इसमें जो हालिया मिसाल है वो डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस हिलरी क्लिंटन जब हुआ था, तो हिलरी क्लिंटन ने पॉपुलर वोट्स 30 लाख ज़्यादा लिए थे, लेकिन जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के ज़्यादा थे और यूँ वो जीत गए थे। तो इसमें रियासतों के हवाले से कुछ रियासतें बहुत क्लियर हैं कि ये रिपब्लिकन ही जीतते हैं, कुछ रियासतें क्लियर हैं कि ये डेमोक्रेट्स ही जीतते हैं। तो ऐसे में उन रियासतों का किरदार अहम हो जाता है जो कभी यहाँ और कभी वहाँ चली जाती है, उनको स्विंग स्टेट्स वो कहते हैं। और उसमें से भी 7 स्विंग स्टेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टोटल इलेक्टोरल वोट्स हैं 538 और उसमें से जिसने 270 वोट्स ले लिए वो आज का यानी कि अमेरिका का इलेक्शन ये जीत जाएगा। सो हम मुख्तलिफ हवालों से इस पर बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या पाकिस्तान के हवाले से इसके कोई असरात हैं नहीं हैं, और बतौर मजमूई आलमी अमन के हवाले से इसके क्या असरात हैं। इन तमाम तर चीज़ों पर हम बात करेंगे। अपने पैनल से भी ज़रा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे और इंटरनेशनली भी हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ जनाब मोहम्मद मालिक साहब तशरीफ़ फरमा हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से जनाब खावर घुमन साहब तशरीफ़ फरमा हैं, ताकि हम ज़रा पाकिस्तान के लेंस से भी इसको देख सकें। फिर वहाँ अमेरिका में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जहाज़ेब, वो आप उनको देखते रहते हैं, अमेरिका से ख़बरें कवर करते रहते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और मुख्तलिफ और भी मेहमानों को हम गाए बगाए लेते रहेंगे, ज़हमत देते रहेंगे। अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वोट कास्ट किया है और उन्होंने अमेरिका की सीक्रेट सर्विसेज पर बहुत शदीद तनकीद की है और डफर का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि जनाब कि मैं अगर उन्हें कम से कम अगर कोई लफ्ज़ कहूँगा उनके लिए तो ये वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। और फिर ये भी कहा कि जनाब मेरी रैलीज़ में ज़्यादा इतनी बड़ी तादाद में लोग होते हैं, फिर भी उस तरीके से सिक्योरिटी मुहैया नहीं की जाती, मेरे मुखालफिन की रैलीज़ में कम अफराद होते हैं। लेकिन वहाँ तो इस वक्त अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट अगरचे जो सीक्रेट सर्विस का लफ्ज़ है वहाँ पर वो हमारे यहाँ की कॉन्टेक्स्ट में खुफिया इदारों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। सीक्रेट सर्विस और सीक्रेट एजेंसीज दो अलग अलग हवालों से
ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं वहाँ पे। लेकिन बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप और वहाँ की जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं उनके दरमियान भी जो इस वक्त रिफ्ट है, या डोनाल्ड ट्रंप की जो एक राय है वहाँ की एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ भी, या फ़ौज या सीक्रेट एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ भी, वो भी एक राज नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप उस हवाले से भी बात करते रहे हैं। तो ज़रा मुख्तलिफ पहलुओं से बात करेंगे आसान, सादा और सहल अंदाज में। जनाब मोहम्मद मालिक साहब, खाबर गुमन साहब मौजूद हैं, और जहाज़े भी हमारे साथ हो तो मुझे बताइएगा ताकि हम ज़रा उनसे भी, अच्छा है जहाज़े भी हमारे साथ। चले फिर हम ज़रा अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। जहाज़ेब अस्सलाम वालेकुम। जहाज़ेब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। सुन सकते हैं आप मुझे? अब मैं आपको सुन सकता हूँ, जी हाँ। अच्छा, तो जहाज़ेब ज़रा पहले तो रफली हमें बताइए ना कि अभी ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो तकरीबन रात के 11 बजने वाले हैं, 10:40 हो रहे हैं। ये अंदाज़ा क्या है कि कब तक एक पिक्चर वाज़े हो जाएगी कि कौन अमेरिका का सदर बनने जा रहा है? चूँकि माजी में ऐसा भी हुआ है कि उसी रात के अगले पहर में आइडिया हो जाता था कि कौन जीत रहा है, लेकिन अब की दफ़ा चूँकि 2020 के बाद कुछ चीज़ें तब्दील हुई हैं, इसलिए इस बात का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है माजी के बरक्स इस दफ़ा ज़्यादा वक्त लग जाए पिक्चर वाज़े होने में। ये वसीम, देखिए कि इस वक्त अभी मैं वाशिंगटन डीसी के ही एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ, और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही हमारी जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर उनसे बात हुई, तो मैंने पहला सवाल उनसे यही किया था कि कितना वक्त दरकार है आपको फाइनल अनाउंसमेंट करने के लिए जो रिजल्ट होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि उनको फौरी तौर पर जो है इलेक्शन के नतीजे चाहिए। वो कहते हैं कि आज की रात जब पोलिंग का वक्त खत्म हो जाएगा तो उसके फ़ौरन बाद जो है ऐलान कर देना चाहिए इंतखाबात पर, क्योंकि यही मामला उन्होंने जब पिछला सदारती इंतखाबात को हारे थे तो उन्होंने इसी मामले को बुनियाद बनाकर धांधली के इल्ज़ाम आयद किए थे। उन्होंने कहा था कि वोटों की गिनती में ताख़ीर करके जो है धांधली की गई, मेल इन बैलेट जो था उस पर धांधली की गई, मुर्दों ने वोट डाले और जो कि 20-20 साल पहले लोग मर चुके हैं उनके वोट कास्ट हो। तो ये सब उन्होंने इल्ज़ाम लगाए जो इस मरतबा भी वो लगाने के लिए तैयार बैठे, और उन्होंने ये भी कह दिया, अपनी विक्ट्री का भी ऐलान कर चुके हैं। कहते हैं पेंसिल्वेनिया से तो मैं जीत चुका हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा अहम स्विंग स्टेट है। वो ये भी दावा कर चुके हैं कि मैं इंतखाबात बड़ी आसानी से जीत रहा हूँ, और अपने जितने भी वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको एक किस्म के लिए तैयार कर रहे हैं कि अगर वो ये इंतखाब हार गए तो फिर से हम 6 जनवरी वाले वाक़यात यहाँ पर देख सकते हैं। इस हवाले से वाशिंगटन डीसी में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर पुलिस फोर्स और हमने एजेंट्स यहाँ पर देखे हैं। व्हाइट हाउस जो और कांग्रेस की जो इमारत है उसको तो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, जंगले लगा के चारों तरफ से। दूसरी जानिब ये भी अहम है कि सदारती इंतखाब नहीं हो रहा, इस वक्त 435 ईमान नुमाइंदगान की जो सीटें हैं उन पर भी खिताब हो रहा है, उन पर भी इंतखाब हो रहा है, और 34 सेनेट की सीट्स हैं जिन पर इंतखाब हो रहा है। तो भरपूर इलेक्शन हॉल है अमेरिका भर के। जब से यहाँ से हमने शुरू किया था, यानी आप बताइए कि क्या कभी इम्कान किस बात का है कि रिजल्ट या क्लियर पिक्चर कब तक आएगी? देखिए, रिजल्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, आज रात लेट आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन हर रियासत का अपना अपना टाइम है। अब जैसे यहाँ पर वाशिंगटन डीसी में 8 बजे जो है पोलिंग का वक्त खत्म होगा, लेकिन कई रियासतें ऐसी है, कहीं पे 7 बजे तक का है, कहीं पे 9 बजे तक का है, और इसी ये नहीं कहा जा सकता कि जो हतमी नताइज हैं वो कब तक आएंगे। लेकिन जाहिर बात है मीडिया और जो दीगर इदारे वो जो इलेक्शन मॉनिटर कर रहे हैं वो अपने अपने रिजल्ट देते रहेंगे। राइट, हमारे प्लीज़ साथ रहिएगा हमारे। और मालिक साहब, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पैरेलल्स भी लोग ड्रॉ करते हैं, जिसमें से कुछ बड़े वाकई बड़े इंटरेस्टिंग भी लगते हैं। पाकिस्तान की हालिया तर्ज सियासत पे एक सियासी जमात के PTI की बात कर रहा हूँ मैं, और वो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब, यानी वो एक दुनिया में एक लहर चली थी ना, वैसे भी जहाँ पॉपुलर पॉलिटिक्स हुई, पॉपुलर लीडर्स आए, उन्होंने अपना एक पूरा नैरेटिव बनाया, उस नैरेटिव को आवाम ने बाय किया, वो एट टाइम्स लॉजिक के करीब लगता था, कभी नहीं भी लगता था। तो वो भी मैं ज़रा उस पर भी आपसे बात करूँगा। अभी ज़रा आप ये सुनिए, पहले थोड़ी देर पहले जब ट्रंप ने वोट कास्ट किया है और फिर उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने मीडिया को बड़ा रगड़ा, वैसे ओपरा को तो उन्होंने बहुत ही शदीद तनकीद का निशाना बनाया, और सीक्रेट सर्विसेज के हवाले से ही बात की। ज़रा पहले वो शॉर्ट में सुनाना चाहता हूँ, फिर हम ज़रा आते हैं। दिखाइए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा आपसे कुछ देर पहले। They didn't give us the help. They didn't give the assets, as they say, the manpower, woman power. They didn't give it to us. And we'd have rallies. You saw the rallies, 50, 60,000 people. And I'd have less people than Joe Biden, who had 5 people show up. And I'd have 55,000 people show up. And I had fewer people than him. Actually, I'm disappointed. I think Oprah's become a major divider in our country. And I think, frankly, she should be ashamed of herself.
And you know who else should be ashamed? Fox. And I think it's a disgrace what Fox does, because everyone thinks Fox is so pro-Trump. They're not pro-Trump at all. They've put Oprah on all morning long. I think Oprah should be ashamed of herself to say that. She should be ashamed. She knows me. She was going to be the vice president. She wrote me a letter. It's in the book. And now she goes and makes statements like that. She's a divider. And Barack Hussein Obama is a divider too. ये हमने मीडिया पर जो बरसें बाकायदा नाम लेकर एंकर का, और जो उन्होंने सीक्रेट सर्विसेज की बात की उसमें वो ऐसा नहीं चला है। इसमें बाकायदा वो कहते हैं कि मैं कम से कम जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ इनके लिए वो डफर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ सीक्रेट सर्विसेज के लिए उन्होंने कहा। तो मालिक साहब, टू स्टार्ट विद, वैसे आप ये बताइएगा कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट, और बल्कि अगर दिखाएं ट्रम्प ने वो ट्वीट भी किया ना, उसमें इस्टेब्लिशमेंट की बात भी की। ये अलग एक बहस है जहाँ से पूछेंगे कि जब वहाँ अमेरिका में लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट यूज़ किया जाता है तो वो क्या उन्हीं मानों में इस्तेमाल किया जाता है जिन मानों में हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है क्या? तो वो उसमें कहते हैं टुमारो इज़ आवर लास्ट चांस टू डिफीट द करप्ट एस्टैब्लिशमेंट, गेट आउट एंड वोट। तो पहले मालिक साहब इसमें बताइएगा कि आपको ये लगता है कि अमेरिका में भी ये सोच है वहाँ की अशराफिया में या इस्टेब्लिशमेंट में कि डोनाल्ड ट्रम्प एक फिट उम्मीदवार नहीं है अमेरिका जैसी रियासत के सदर बनने के लिए? नहीं, देखें, इनके कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो जब इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो उनका ज़्यादा जो है ना वो वाशिंगटन की बात करते हैं। वो हमेशा से पेंट करते हैं कि मैं आउटसाइडर हूँ वाशिंगटन में। जब वो दूसरे की बात करते हैं तो वर्ड डीप स्टेट यूज़ करते हैं। और उन्होंने 2 दिन पहले अपना जो उनका ट्रुथ सोशल मीडिया है उस पर एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि जी जो डीप स्टेट है वो मुझे कोशिश कर रही है हरवाने की। ट्रम्प साहब का जब आप देखें, आज भी जब उन्होंने अपना वोट कास्ट किया तो उसके बाद जब उन्होंने मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि प्राइमरी इशू क्या है। उन्होंने कहा जी सबसे बड़ा इशू है वो है बॉर्डर। जी हाँ, उन्होंने कहा लोग कहते हैं इन्फ्लेशन, लेकिन इन्फ्लेशन से बड़ा इशू बॉर्डर है। हम कैसे अपनी सड़कों पे जब वो कातिलों को घूमने दें, 13,000 कातिल हमारी सड़कों पे घूम रहे हैं। वो एक कैंपेन चला रहे हैं खौफ की। और जो हिटलर ने भी ये काम किया था, एक बार उसने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था अदर का, कि अदर बना, उन्होंने ज्यूज को पेंट कर दिया एज अदर और बाद में कहा कि अदर मस्ट बी वैंक्विश्ड, फारग कर दो उसको। ट्रम्प इमिग्रेंट्स और उन चीज़ों पे कर रहे हैं। और आप देखेंगे जिन स्टेट्स के अंदर, अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा अच्छा एक आर्टिकल लिखा, उसमें उन्होंने जो ट्रम्प के वर्ड्स थे, मसलन एक स्टेट को उन्होंने कहा वर्स दैन अफगानिस्तान, एक स्टेट को क्रिमिनल्स की बात की। उन सब चीज़ों में आप देखें तो जिन स्टेट्स को उन्होंने बुरे अल्फाज से या बड़े खौफनाक अल्फाज से ताबीर किया वो तमाम ऐसे हैं जहाँ पे इमिग्रेंट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फॉरेनर्स की, माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने एक थीम पकड़ी हुई है, वो है खौफ की। और इसीलिए जो रस्टिक बेल्ट है, जो जिनको आप रेड स्टेट्स बोलते हैं सारे, वो वाइट, अर्बन, और इनकी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी है वो नॉन कॉलेज ग्रेजुएट्स वगैरह में है। और वो अभी भी इसी में काउंट करेंगे। जो खौफ की फ़िज़ा है इसके ऊपर मैं लाऊं। और आपने जो शुरू में बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चला हुआ है पॉपुलिस्ट लीडर्स का, अथॉरिटेरियन लीडर्स का। हाँ। और शायद ये वक्त इस वक्त पूरी जमहूरियत के लिए बड़ा ख़तरनाक है। हाँ, हाँ। हर जगह इनवर्ड लुकिंग लोग आ रहे हैं। लेपेन की पार्टी ने बमुश्किल, मैक्रोन ने अपनी जान बचाई थी, वरना वो अगर वहाँ भी अलायंस ना बनता तो वो भी ले गए थे उनको। फ्रांस में भी ये हो गया था। और ये बड़ा एक सीरियस खौफनाक ट्रेंड है पॉपुलिज्म का। बिकॉज पॉपुलिज्म बड़ा आसान होता है ना, उसमें आप बातें करनी है, नैरेटिव बनाना है, यू हैव टू पुट अ नैरेटिव बिल्डिंग। हेट्रेड सेल्स इजी, हेट्रेड बड़े आराम से बिकती है। और आज भी उनका इसी पे थीम है। मेरा नहीं ख्याल कि हम पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं टू बी ऑनेस्ट के ट्रम्प और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का। हाँ, आप पर्सनैलिटीज़ की बात कर सकते हैं, अगर आप ये पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं जी ट्रम्प बड़ा विग्रेस एग्रेसिव आदमी है, इमरान खान भी बड़े विग्रेस और वो है। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे नज़र आती है। अब मैं वो डेटा भी अभी देख रहा था, स्विंग स्टेट्स का भी बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा, उस पर आगे बात करेंगे। हाँ। लेकिन जहाँ तक पर्सनैलिटीज़ का देखिए इस वक्त, अच्छा हमारे इसको एक अगर यहाँ रोके, अगर इसमें अलग से इस पर आप बात कीजिएगा अलग से, इस पर मेरा अगला सवाल इसी से होगा, इसी से मुताल्लिक होगा। और इस दौरान खावर गुमन साहब को मैं डिस्कशन में लाने के लिए ज़रा ये खावर साहब ये आपसे पूछूं, हमने ये देखा कि बाकायदा एक बहस छिड़ी पाकिस्तान में, बाकायदा बहस छिड़ी, जिसको अगरचे पीटीआई की टॉप लीडरशिप ने डिनाई किया, हम दिखाते भी कि इन अल्फाज में डिनाई किया, लेकिन एक तासुर बना। और ऑफ द रिकॉर्ड तुम हमसे तो कहा, पीटीआई के लोगों ने, शायद आप लोगों से कहा कि जनाब बहरहाल इस बात का इम्कान है कि अगर इंतजामिया वहाँ तब्दील होती है, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, तो एक तो ये कि माइंड सेट की तब्दीली,
फिर डोनाल्ड ट्रंप का ज़ाती एक ताल्लुक और उनकी पसंदीदगी खान साहब के लिए चीज़ें आसान होने का इम्कान है। आप इस राय को कितना हकीकत से करीब देखते हैं? और उससे पहले मैं ज़रा दिखा भी दूँ कि बहरहाल पीटीआई की 2-3 सीनियर रहनुमाओं ने इसको बड़ा क्लियर अल्फाज किया। अलीमा खान साहिबा ने तो कहा कि भाई हमारे अब्बू हैं क्या वो, जो हमें उनके आने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहले वो भी दिखा दें ज़रा, पहले फिर खावर साहब से पूछते हैं। है वो अमेरिका के सदर होती हैं, वो अमेरिका की पॉलिसियों को आगे चलाती हैं। मुझे नहीं पता उनके सदर होने के बाद कोई फर्क पड़ता है तो पड़े, लेकिन हमारा इस हवाले से कोई ये नहीं है, हम उस पर तकिया नहीं कर रहे कि जरूर ऐसा कुछ होगा। डोनाल्ड ट्रंप हमारे अब्बा है या हम उसकी कॉलोनी है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट आ रहा है, 24 करोड़ पाकिस्तानी, हमें अपनी इज्जत का तो ख्याल करना चाहिए कि हम अपने हक के लिए खुद खड़े हो जाएं। पीटीआई को उम्मीदें सिर्फ अल्लाह की ज़ात से है। पीटीआई को किसी अमेरिका या किसी रशिया या किसी और आदमी से पाकिस्तान में भी कोई उम्मीद नहीं। हावेवर पीटीआई के यानी खान साहब के कैंप में या उनके जो उनके सपोर्टर्स हैं उनमें बहस बाकायदा छिड़ी कि नहीं फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल चीज़ें आसान होंगी। ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत लोग कहते हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने तो इन अल्फाज में ऑन एयर भी इस हवाले से बात की। खोसा साहब ने क्या कहा ये भी देखिए ज़रा। में खान साहब आ जाएंगे। ये जो हम गुलामी करते हैं अमेरिका की, माशाल्लाह। खोसा साहब बड़े कॉन्फिडेंटली आप कह रहे हैं कि नवंबर में आ जाएंगे खान। कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि डोनाल्ड लू के हुक्म पर इन्होंने जो है हमें घर छुट्टी दी थी ना, अमेरिका के कहने पर ही, उस वक्त की हुकूमत के कहने पर। अब 5 नवंबर को आ रही है ना हुकूमत अमेरिका में तो वो आप देख लेंगे कि किस तरह से जो है पेंडुलम, वो कहते हैं ना स्विंग वोट और स्विंग स्टेट्स, जो है स्विंग स्टेट्स ने किया, इनका स्विंग किस तरह जो है यू टर्न मारती है ये एस्टैब्लिशमेंट और ये हुकूमत। आप देखेंगे कि इमरान के जो है पीछे पीछे फिरेंगे और मतलब डोनाल्ड ट्रंप, आप ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, और वो इलेक्ट हो रहे हैं, उनके आने के बाद खान साहब भी रिहा हो जाएंगे? देखिए 100%। तो खावर साहब, आपकी राय में खोसा साहब का ये बयान हकीकत से करीब है या फिर हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले? अच्छा बदामी साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, अगर हिस्ट्री एज ए गाइड तो हम 2-4 वाक़यात का जिक्र कर लें तो बिल्कुल खोसा साहब की ये जो खुशफहमी है या ख्वाहिश है उसके अंदर मेरे ख्याल में हकीकत है। आपको याद होगा कि जब जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दिया था, उसके बाद नवाज शरीफ साहब आपको पता है कि ज़ेर हिरासत आ गए और जो सारी की सारी डील हुई और क्लिंटन ने ये कहा था कि आई वांट मिस्टर नवाज शरीफ आउट ऑफ पाकिस्तान बिफोर आई लीव द ऑफिस। आपको याद होगा मुशर्रफ ज़माना उनका ये एक सेंटेंस था। और ही इंश्योर्ड थ्रू सऊदीज़ एंड अपने बाकी भी जो उनके ज़राए थे कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए थे। उसके बाद जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो वापसी हुई थी उनकी पाकिस्तान के अंदर, कॉन्डोलीज़ा राइस की किताब मशहूर ज़माना मौजूद है, उसके अंदर चैप्टर वाइज सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं कि किस तरह जो है अमेरिकन ने उनके साथ बातचीत की, फिर जो है हमारे ज़ाहिर बरतानवी दोस्त हैं उनको इस्तेमाल किया और एक डील लॉक की गई। और वो डील तो बाद में सिरे ना चढ़ी, लेकिन वो एक डील लॉक की गई। सो अमेरिकन का इंटरेस्ट या किसी ना किसी सतह के ऊपर मौजूद रहा है माजी के अंदर, और अभी भी फ़र्ज़ करें अमेरिकन अगर कोई चीज़ किसी चीज़ का वो ख्वाहिश का इजहार करेंगे प्रेसिडेंट साहब या वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट या वाइट हाउस, तो उसका असर होता है पाकिस्तान के अंदर और उसकी बड़ी वाज़ेह वजूहात है। देखें, पाकिस्तान की इस वक्त जो मेजॉरिटी ऑफ द सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है ना, वो सारे फुल ब्राइटर हैं, आपको पता है। उसके बाद हमारी जो ज़ाहिर खाकी ब्यूरोक्रेसी है तो वो वहाँ पे उनका मतलब लिवनफोर्थ कैंसस के अंदर वो एक है स्टाफ कॉलेज, वहाँ से ट्रेनिंग शुदा है। तो वो हमारा डीएनए इस तरह का है कि हम जो वेस्ट की तरफ अमेरिका की तरफ देखते हैं। खावर साहब, मैं आपको यहाँ रोक के ना ब्रेक, अभी जो हेडलाइंस का वक्त हो रहा है तो उसके बाद आप कह रहे हैं अगर खान से ख्वाहिश का इजहार होगा तो फिर यहाँ पर तकमील भी होगी। ख्वाहिश का इजहार होगा या नहीं होगा आपके ख्याल में? ये मैं आप, और होगा तो क्यों होगा? मतलब वाई दे वुड बी सो काइंड टू पीटीआई के जनाब ख्वाहिश का इजहार करें। और ये भी कि फिर हमारी माजी में ये वाली मिसाल है जो आपने कही, तो भुट्टो साहब वाली मिसाल भी तो है कि जब जिया साहब को सारे लोग आगे कहते रहे कि भाईजान मेहरबानी करें छोड़ दें भुट्टो को, नहीं छोड़ा उन्होंने। तो अभी इख्तिलाफ किस नौयत का? मुशर्रफ साहब का नवाज शरीफ साहब से शायद ज़ाती इख्तिलाफ इतना नहीं, उस हद तक नहीं मना, तो उन्होंने सऊदियों के कहने पर कर दिया मामला। जिया साहब ने नहीं छोड़ा बाकियों के कहने पर भुट्टो साहब को। तो यहाँ किस हद तक ये मामला, तो इसलिए बात करते हैं और फिर बाकी हवालों से भी अमेरिकन इलेक्शंस में हम बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। न्यूज़ हेडलाइंस और उसके बाद हम फ़ोन वापस आते हैं।